आज वो दिन है जब मैं ग्रेट वर्ल्ड को गदर करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की? मैं जब तक जिंदा हूँ तुम कभी भी जिंगलिंग सिटी पे अपना पैर नहीं रख पाओगे। जैसे 500 चींटियों को कुचलना, तुम जैसे चींटियों का नाम कौन याद रखेगा? लेकिन तुम डिफरेंट हो लिटिल जूनियर सिस्टर। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? और मेरा बेटा का आर्मर कहाँ गया? डैम इट, अगर ये कर्सिड हेवन न होते तो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं पहले ही जीत चुका होता। मैं अपने जूनियर सिस्टर को ही पकड़ लेता और अपने तरीके से पूछताछ करता। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. स्टोरी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहां वो आसमान में उड़ रहा होता है और उसके आसपास एक ड्रैगन होता है और वो बंदा कहता है आज वो दिन है जब मैं ग्रेट वर्ल्ड को गदर करूंगा, सब कुछ डार्कनेस में समा जाएगा और मैं उसके सेंटर में रहूंगा। ये आखिरी सिटी मुझे इस धूल में बदलने के लिए बस अपनी उंगली की एक झटके की जरूरत है। और उसके मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर कुछ देखता है, तभी उन मॉन्स्टर पे अटैक हो जाता है और वो मॉन्स्टर मरने लगते हैं और उस बंदे पे अटैक होता है, लेकिन वो बंदा अपने स्वord से डिफ्लेक्ट कर देता है उस अटैक को। एक लड़की की आवाज आती है, वो कहती है रैंक सुयोयान, इसके बारे में सोचना भी मत। जब तक मैं यहाँ जिंदा हूँ तुम कभी भी जियांगनिंग सिटी में पैर नहीं रख पाओगे। और वो दोनों आमने सामने होते हैं और वो बंदा कह रहा होता है कि बहुत टाइम से मैंने तुम्हें देखा नहीं लिटिल जूनियर सिस्टर, तुम इस सिटी को प्रोटेक्ट कर रही हो। मैंने इस सिटी का नाम जानने की भी जहमत नहीं उठाई। आखिरकार सिर्फ 3 महीनों में मैंने 500 ह्यूमन सिटी को कुचलने के लिए मॉन्स्टर सेना को इकट्ठा किया। और वो डेविल हंसी देता और कहता है कि जैसे 500 चींटियों को कुचलना, कौन चींटियों का नाम याद रखेगा? लेकिन तुम अलग हो जूनियर सिस्टर, आज मैं अच्छे मूड में हूँ। अगर तुम अभी सरेंडर कर दोगी तो मैं तुम्हें मॉन्स्टर के प्लेस में एक प्लेस दे दूंगा जो मेरे बाद दूसरे नंबर पे होगा। आखिरकार तुमने इस सिटी की बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्शन की, तुम्हारे बाद दूसरे नंबर पर तो मैं क्या हूँगा? डेमन इम्प्रेस। और उसके मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो लड़की कहती है ये कितना हाई और लो है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जूनियर सिस्टर कहना बंद करो। जिस मोमेंट से तुम अंधकार में चले गए मेरे पास तुम्हारा इनमी बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और गुस्से में बोलती है रंग शियोयान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और वो बंदा अपनी फोर्ड से अटैक करता है जिससे वो लड़की पीछे की फट जाती है। तभी वो लड़की अपनी कोई टेक्निक का यूज करके बहुत सारी एनर्जी से फोर्ड बना लेती है और कहती है ब्लॉसिंग स्टॉर्म ऑफ पियर ब्लॉसम और अटैक कर देती है। और वो बंदा कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया, अब ये समझ में आया। वो भी पाब्लो तो अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है क्या तुम जानते हो कि इन दिनों लोगों को बचाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? और वो अटैक करता है जिससे उसका अटैक तबाह हो जाता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और कहता है भले ही मुझे सन और मून को तोड़ना पड़े मैं इस लड़ाई को अंत तक देखूंगा। दोनों का पावर आपस में टकराता है और दोनों लाइट की स्पीड तरह लड़ने लगते हैं। मॉन्स्टर लोग बोल रहे होते हैं मैंने सुना है कि ये वुमेन की डिवाइन रियलम में पहुंच गई है। कहा जाता है कि उसकी पावर हमारे डेमन लॉर्ड से भी ज्यादा है। क्या दो गॉड के बीच लड़ाई ऐसे ही होती है? नीचे से लोग देख रहे होते हैं फाइट को और कहते हैं कि गॉड हम सबको बचाओ, सिटी की गॉडेस का शुक्रिया। तभी एक लड़की आसमान पे हाथ दिखाती है और कहती है कि रुको, क्या वो डिवाइन पनिशमेंट है? हेवन खुद ही डेमन लॉर्ड को पनिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि आसमान पे कुछ होने लगता है और मॉन्स्टर कह रहा होता है कि स्काई गिर रहा है और वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी वो बंदा भी कुछ नोटिस करता है और कहता है कि इस सेलेस्टियल फिनोमिना में कुछ गड़बड़ है, इस फाइट को तुरंत रोको। तभी वो लड़की अपने स्वॉर्ड को छोड़ देती है और उस बंदे का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है इससे पहले कि तुम डेमोनिक पाथ अपनाओ मैंने तुमसे अनगिनत बार इसे रोकने की विनती की थी, अनगिनत बार। और गुस्से में कहती है लेकिन अब हमारे पास रुकने का अधिकार नहीं है। मुझे पता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी पावर को जला सकती हूँ और तुम्हें अपने साथ नीचे ले जा सकती हूँ। तो ये बंदा घबराते हुए कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, सेमी डिवाइन के रूप में हमारी फाइट पहले से ही डिवाइन पनिशमेंट है, अगर ये जारी रहा तो। तभी एक जोरदार उन दोनों पे डिवाइन पनिशमेंट गिरती है और ये सब मॉन्स्टर देख के कह रहे होते हैं कि ये आ गया है, डिवाइन पनिशमेंट आ गया है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और वो लोग के ऊपर डिवाइन पनिशमेंट गिर जाती है जिससे वो लोग मर जाते हैं और आसपास की जगह भी टूटने लगती है और आवाज आती है। डिवाइन पनिशमेंट के सामने ह्यूमन और डेमन दोनों ही पूरी तरह से पावरलेस हैं। और ये लड़की भी पीछे देखती है तो देखती है और कहती है कि जियानिंग
जियांगनिंग सिटी और रोने लगती है। और हम देखते हैं कि जियांगनिंग सिटी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। ये देख के लड़की एकदम शॉक हो जाती है और कहती है कि इसका अंत इस तरह कैसे हो सकता है। तो वो बंदा उस लड़की को धक्का देकर दूर कर देता है और डिवाइन पनिशमेंट उस बंदे के ऊपर गिर जाता है और वो लड़का धीरे धीरे गायब होने लगता है। लड़की कहती है कि रंग जियाओयान तुम। अभी बताया जाता है कि सभी जिंदा चीजें बिना किसी एक्सेप्शन के एक ही पल में इस तरह इस 10,000 साल में एक बार आने वाले तूफान द्वारा निगल ली गई। तभी हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस बंदे का कपड़ा जहाँ वो बंदा पूरा नंगा हुआ होता है, एक पत्ते से बस ढका हुआ होता है और उसकी आंखें भी खुलती है और वो बंदा सोच रहा होता है कि मैं कहाँ हूँ। मैं अपनी जूनियर सिस्टर को धक्का देकर दूर कर दिया और उसके बाद कुछ भी याद नहीं था मुझे। तभी वो आसपास देखता है और कहता है कि मेरे फॉलोअर्स कहाँ गए, और अपने आप को देखता है और कहता है कि मेरा बैटल आर्मर कहाँ है, मेरा पैंट्स कहाँ है, मैं नंगा क्यों हूँ। और गुस्से में बोलता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो, यहाँ मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कौन कर सकता है। और अपने हाथ में अपनी पावर को देखता है और सुअर जैसे मुंह बना के कहता है कि मेरी सारी कल्टीवेशन कहाँ चली गई। क्या ये डिवाइन पनिशमेंट मेरे एक्शन के कारण था या ये इसलिए था क्योंकि हमारी पावर बहुत ज्यादा थी। लेकिन मैंने पहले कभी हेवन द्वारा पावरलेस ह्यूमन को पनिशमेंट देने के बारे में कभी नहीं सुना था। आखिर हुआ क्या था। ये सब देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ही दिनों में घटा हुआ है। और हंसते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि हेवन मुझसे डरता है, क्या उन्हें डर है कि मैं गॉड बन जाऊंगा और स्काई को चीर दूंगा। और हेवन को गाली देते हुए कहता है तुमने वो सब बर्बाद कर दिया जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। वो एम्पायर जो मैंने खून पसीने से बनाया था वो चला गया। क्या तुम्हें लगता है कि यह मुझे तोड़ देगा, मुझे हार मानने पर मजबूर कर देगा? कभी नहीं। लेकिन मेरी पावर चली गई है। क्या अर्थ की स्पिरिचुअल बीइंग मेरी सारी पावर को अभी भी बरकरार रख रहा है? ये कैसे हो सकता है? अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी अब बहुत कमजोर हो गई है। ये मैजिक डिक्लाइन के ईरा से अलग नहीं है। मैं कल्टीवेशन के फाउंडेशन स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाया हूं। अगर मेरी तरह कोई मेरी क्षमताओं के साथ इस सिचुएशन में आ गया है तो बाकी लोग तो पहले ही मर चुके होंगे। राख जो धरती पर वापस लौट आई है। तभी वो बंदा कुछ देखता है और गाइस मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ ये हमारा एमसी होता है। और वो देखता है तो नीचे एक छोटा सा जेट पड़ा हुआ होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है ये हार्ड गार्डिंग करने वाला जेट है जिसे मेरी जूनियर सिस्टर बचपन से अपने साथ रखती आई है। जेट टूट गया है जिसका मतलब है कि मेरी लिटिल सिस्टर भी टूट गई होगी, जूनियर सिस्टर। और गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलता है कि डैम इट, अगर ये कर्स हेवन ना होते तो मैं अपनी प्लानिंग के अनुसार पहले ही जीत चुका होता। मैं अपनी जूनियर सिस्टर को पकड़ लेता और अपने तरीकों से उससे पूछताछ करता। फिर हमारा एमसी सोचने लगता है जहाँ हमारा एमसी अपने लिटिल जूनियर सिस्टर को बांध के रखा होता है और लिटिल जूनियर सिस्टर कह रही होती है बहुत ज्यादा मुझे प्यास लगी है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है ये मेरा मेन गोल नहीं था, मेरा ट्रू पर्पस अभी भी वर्ल्ड को डोमिनेट करना है, लेकिन मैं आगे सोचने से खुद को नहीं रोक सकता। फिर हमारा एमसी आता है और एक कप में पानी लेके आता है और उसको पिलाते हुए कहता है यहाँ पानी है, अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें पानी पिलाने में मदद करूंगा। अब कोई चारा नहीं है, मैं तुम्हें प्यास से मरने नहीं दे सकता। और हमारा एमसी अपने मुंह में पानी डालता है और उसका मुंह में दे देता है, पानी दे देता है, मतलब अपने मुंह से पानी पिला देता है और वो खांसने लगती है लिटिल जूनियर सिस्टर और कहती है कि गद्दार तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। तो हमारा एमसी बड़े प्यार से बोलता है मैं अब भी तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ, मैं ऐसे करने में एबल नहीं हूँ। तभी वो रोने लगती है बात सुन के और रोते हुए कहती है कि बिग ब्रदर क्यों, तुम अंधकार में क्यों गिर गए। तभी हमारा एमसी इसको उठा के जाने लगता है और लिटिल जूनियर सिस्टर कह रही होती है बिग ब्रदर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं कुछ भी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। ये बात सुन के वो शर्माने लगती है और कह रही होती है पावर ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुमने दया दिखाई क्योंकि हम एक ही सेक्ट से हैं और तुमने मेरी जान बख्श दी। अगर ऐसा है तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि कौन ऊपर और कौन नीचे है। हमारा एमसी कहता है कि मेरी स्टोरी इसी तरह सामने आनी थी, मैं अब खुद को इसके बारे में सोचने नहीं दे सकता। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है मेरा हाफ डिवाइन बॉडी चला गया, डेमन सेना चली गई, मेरी लिटिल जूनियर सिस्टर भी चली गई, अब तो मेरे पास पैंट भी नहीं है। फिर हमारा एमसी फनी में रोने लगता है और कहता है कि अरे यार सब कुछ चला गया, अरे भाई सब कुछ लूट गया, अरे मेरे पास से सब कुछ तो लूटा चला गया, डिवाइन पनिशमेंट ने सब कुछ लूट डाला, मेरा चड्डी कच्चा सब कुछ लूट डाला। कह रहा होता है लेकिन मैंने पहले कुछ भी नहीं से शुरुआत की थी, फिर से उठना इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, भले ही इसके लिए 100 साल और कल्टीवेशन करनी पड़े, लेकिन जियांगनिंग सिटी रुइन
रुइंस में है और कहता है कि ब्रोकन वर्ल्ड। गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है अब इस वर्ल्ड पे कॉन्कर करने का क्या मतलब है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे अंशी घास को काट कर एक कपड़ा बनाता है और उसको लपेट के लेट जाता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बेहतर होगा कि मैं बस लौट जाऊँ और मौत का इंतजार करूँ। क्या मैं मरने के बाद अपने लिटिल जूनियर सिस्टर को देख पाऊंगा या अपने डेमन सेना को? तभी हमारे अंशी को आवाज आती है और कहती है कि व्हाट द हेक, ये क्या है, शांति से मरने भी नहीं देता कोई। तभी हमारा अंशी पीछे देखता है तो उसकी फट के 4 हो जाती है। देखता है तो एक यूएफओ होती है जो एक लाइट निकल रही होती है। ये देख के हमारा अंशी कहता है ये क्या चीज है और वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि ये आ रहा है। फिर हमारा अंशी एक झाड़ी के पीछे लुक जाता है और कहता है ये मॉन्स्टर, मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा और ना ही सुना था, मैं डेफिनेटली यहाँ किसी भी अच्छी चीज के लिए नहीं हूँ। फिर हमारा एमसी सुअर तरह मुंह बना लेता है और कहता है मैं नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन कम से कम ये प्रूफ करता है कि ये दुनिया पूरी तरह से खाली नहीं है। अगर ये लाइफ है तो यह अभी भी जिंदा लोग होंगे। ये इस ओर आ रहा है, घास को इस प्रकार फैला रहा है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। ये रुक गया। तभी हमारा एमसी रैबिट को देखता है और कहता है कि एक रैबिट और उस पे वो लाइट पड़ती है और हमारा एमसी कह रहा होता है ये सब सिर्फ एक खरगोश को खोजने के लिए किया जा रहा है, ये समय की बर्बादी है। लाइट की बीम रुक गई है। तभी वो लाइट खरगोश पे पड़ती है और वो खरगोश वहीं तय हो जाता है। ये देख के हमारा एमसी कहता है वो व्हाइट लाइट ये डेफिनेटली एक वेपन होगा। एक मोमेंट रुको, व्हाइट लाइट जिस तरह से ये चमकता और बुझता है ये बिल्कुल डिवाइन पनिशमेंट लाइट की तरह है। फर्स्ट फाइट में स्काई से प्रकाश की रोशनी नीचे गिर रही थी, क्या इसका रिलेशन इस डेमन से हो सकता है? अगर बैटल से निकली ये लाइट इस चीज से थी फिर ये कोई डिवाइन पनिशमेंट नहीं था। और वहाँ से भागने लगता और कहता है कि मुझे ये पता लगाना है कि क्या हो रहा है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। तभी हमारा एमसी कहता है फ्लाइंग टेक्निक एक्टिवेट। फिर थोड़ी देर बाद मायूस होकर बैठ जाता और कहता है कि मैं तो भूल ही गया था, मैं अभी कल्टीवेशन के फाउंडेशन स्टेज पर हूँ, उड़ना तो पॉसिबल नहीं है। वो मॉन्स्टर आखिर कहाँ जा रहा है, क्या है और इसका गोल क्या है? नहीं, भले ही मैं उड़ न सकूं, मुझे इसका पता लगाना होगा और खुद देखना होगा, शायद अभी भी चीजों को बदलने का एक मौका है। फिर हमें रैबिट को दिखाया जाता है और वो रैबिट उड़ जाता है। हमारा एमसी कह रहा होता है कुछ समय पहले की बात नहीं है, मैं एक भयानक डेमन था जो दुनिया पर राज करता था। मेरी ऑर्डर मानो और जिंदा रहो, मेरी डिफाई करो और मर जाओ। यहाँ तक कि कल्टीवेशन की दुनिया से दूर रहने वाले ह्यूमन भी मेरे नाम की आवाज लगाते थे। और एक लड़का रो रहा होता है और उसकी माँ अपने बेटे से कहती है चुप रहो बेटा, अगर तुम नहीं सोओगे तो वो डेमन आ जाएगा। ये बात सुन के तो उसका बेटा भी चुप हो जाता है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि लेकिन अब मैं पैंट के रूप में पुअल की चटाई का यूज कर रहा हूँ, जिंदा रहने के लिए कूड़ा बिन रहा हूँ। वो मॉन्स्टर कहाँ है? मैं 1 घंटे से चल रहा हूँ, अगर मुझे वो मिल गया, अदरवाइज मैं डेफिनेटली। तभी हमारे एमसी का पिछवाड़े का घास फट जाता है और वो एक कीचड़ में गिर जाता है और कहता है जब तुम अनलकी होते हो तो तुम सच में बदकिस्मत होते हो। फिर हमारा एमसी पूरा ही गिर जाता है और उसके चेहरे पे लग जाता है और गुस्साते हुए कहता है कि ये पागल लोग कमीने, और उड़ते हुए कहता है जिसने मुझे इस मिजरेबल स्टेट में पहुंचाया मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और फिर हमारा एमसी अपने चेहरा देखता है उसी पानी में और कहता है अगर मेरा ये चेहरा अभी भी सुंदर और अट्रैक्टिव है, अरे रुको। फिर हमारा एमसी वही कीचड़ से अपना मुंह धुलने लगता है और कहता है कि उसने मुझे डरा दिया। अगर ये चेहरा पहले की तरह अट्रैक्टिव है, अगर मेरा बॉडी अभी भी पावरफुल है, अगर 1 घंटे तक चलने पर भी मैं थका नहीं, मेरा बॉडी स्ट्रॉन्ग और इनक्रेडिबल इंड्योरेंस का सबूत है, मैं एक बार फिर से अपने आप से प्यार में पड़ गया हूँ, लेकिन अगर इसकी अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है तो इसका क्या मतलब है? और गुस्से में पंच मारता उस कीचड़ में और कहता है मैं पूरे 1 घंटे से चल रहा हूँ और अभी भी किसी का कोई अता पता नहीं है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मैं इस दुनिया में बचा हुआ आखिरी पर्सन हूँ? नहीं, वो डेमन हवा में उड़ सकता है, शायद ये किसी की आर्टिफैक्ट या कोई बीस्ट होगा। अगर ये कोई आर्टिफैक्ट या बीस्ट है तो इसका कोई ऑनर जरूर हो सकता है कि इसके अंदर कोई जिंदा प्राणी भी हो। किसी भी तरह मुझे इस डेमन को ढूंढना होगा। अरे मेरे घास सैंडल अब गंदे हो गए हैं और उसे निकाल देता और कहता है ओ ठीक है, मैंने ये सैंडल पहले ही बना लिए थे ताकि ये ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे, लेकिन पैरों के नीचे का रास्ता का पत्थर में बदल गया। ये स्टोन का फर्श, रुको मैं कैसे भूल गया। लास्ट फाइट लिटिल जूनियर सिस्टर के जियांगनिंग सिटी के ठीक बाहर हुई। अगर डेमन सेना सफाया हो चुका था फिर भी दूर से जियांगनिंग एक खंडर की तरह दिख रहा था, लेकिन शहर में हजारों लोग थे, उनमें से कोई भी कैसे जिंदा नहीं रह सकता। फिर वहाँ से तेजी से भागने लगता है और जाने लगता है और कहता है और वो डेमन जियांगनिंग और बढ़ रहा था, उसने शहर में बचे हुए लोगों को पहचान लिया होगा और उन्हें खत्म करने के लिए निकल पड़ा होगा। अगर ऐसा है तो मुझे पहले वहाँ पहुँचना होगा। फिर हमें जियांगनिंग सिटी के गेट को दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी खड़ा हुआ होता है और कहता है आखिरकार कामयाब हो ही गया। पहाड़ को नजदीक से देखने पर घोड़ा थक जाता है, लेकिन हवा से देखने पर वो बहुत
बहुत नजदीक लग रहा था। फिर हमारे एमसी के बॉडी से कुछ चमकता है तो एक रिंग निकलता है और कहता है ये सच में अभी भी यही है। भाग्य के किसी मोड़ से इसने इसी मोमेंट अपना कनेक्शन प्राप्त कर लिया। फिर हमारा एमसी उसको उस रिंग को ले लेता है और कहता है सिटी यहाँ निश्चित रूप से अनयूजुअल है, अगर ऐसा है तो चलो फिर चलते हैं सिटी के अंदर। फिर हमारा एमसी एक जोरदार पंच मारता। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी का हाथी टूट गया था और रोते हुए कहता है कि अरे यार ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, तो एक ही रास्ता है। फिर हमारा एमसी एक पत्थर के पास आता है और कहता है द ग्रेट डेमन लॉर्ड। फिर हमारा एमसी एक छोटे से गुफा से निकलता है उस शहर में। फिर हमारा एमसी गाना गाते हुए जाने लगता है, हे राजा 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 कर जा में समझा, और कह रहा होता है वैसे भी जब तक मैं अंदर पहुँचता हूँ क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, ग्रेट अचीवमेंट पर झंझट नहीं करती। फिर हमारा एमसी कुछ देखता है और कहता है क्या वहाँ सच में कोई जिंदा है। फिर से हमारा एमसी मुंह लटका लेता है और कहता है कि भले ही मुझे डेमन ना मिले, कम से कम मुझे अपने लिए कुछ कपड़े ढूंढने की जरूरत है। हमारा एमसी कुछ उठाता है और कहता है कि किसी भी सिचुएशन में अगर चीजें सुलझ नहीं सकती ये नेसेसरी होगा। फिर हमारा एमसी कुछ उठा के कुछ लिखने लगता है और लिखा हुआ होता है डेट एपोकलिप्स ईयर 300 जून, सीरियस कंडीशन के कारण सटीक सिचुएशन अज्ञात है। ये मेरे लाइफ की यात्रा का पहला दिन है। जो कोई भी इस नोटबुक को पाता है उसे मेरे सभी सामान और हर चीजें मिल जाएंगे। मेरी बस एक ही इच्छा है, अपने पिछले लाइफ के गौरव को फिर से जीना, इसे बर्बाद मत करो बेवकूफ। ठीक है। फिर हमारा एमसी लिख लेता और कहता है कि ठीक है, क्योंकि हेवन मुझे मारना नहीं चाहता। एपोकलिप्स में मैं सिर्फ कचरा उठा रहा हूँ और इसे हेवन को दिखा रहा हूँ। वैसे भी अगर चीजें गलत हो जाएं तो हमेशा एक बैकअप योजना होती है। फिर हमारा एमसी एंशियंट टाइम के लड़कियों का ब्रा पहन लेता है और कह रहा होता है कम से कम कुछ कपड़े तो मिल गए। अभी हमारा एमसी कुछ देखता है और कहता है कि ये क्या है। उठा के कहता है कि एक इलेक्सर। उसे फेंकते हुए कहता है एक मेडिसिनल पिल, शायद ये जरूरतमंदों की मदद करेगी। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा एमसी वापस आता है और उसे उठा लेता है और फिर भी सुअर जैसे मुंह बना लेता है और कहता है कि ऐसे चीजें मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन अगर मुझे सिटी में बचे हुए लोग मिल जाएं तो उन्हें इसकी जरूरत होगी। एपोकलिप्स में आपसी सहायता ही लाइफ जिंदा रहने की चाबी है। जब हम इससे बाहर निकलेंगे तब हम हिसाब बराबर करेंगे। हंसते हुए कहता है डिटेल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है तो एक मटका उठाता है और कहता है कि लगता है मुझे कुछ दिलचस्प चीज मिल गया है। जैसे ही खोलता है तो अपनी नाक बंद कर लेता है और कहता है कि ये कितना बेकार स्मेल दे रहा है। फिर हमारा एमसी और कुछ उठाता है और कहता है कि ये क्या है, ये बिल्ली पालने का खेलने की रस्सी है। फिर ऐसा ही करते करते शाम हो जाती है और हमारा एमसी बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि मैंने पूरे शहर की खोज कर ली है, लेकिन रिजल्ट बेकार रहा है। मुझे केवल मेडिसिनल पिल की 3 बोतलें, 2 जोड़े कपड़े, कुछ सोने और कुछ चांदी की सिल्लियां और एक बड़ी लोहे की डंडी मिली है। हड्डियां, बाल या नाखून भी नहीं बचे। ऐसा लगता है कि जैसे सब हवा में गायब हो गए। वो कौन सी शक्ति है जो सभी को धूल में मिला सकती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा इमिनेंस पावर का यूज मेरे लिए नहीं किया जा सकता तब इसे डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए। और हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है और कह रहा होता है कि फिर भी अब जब मैं हथियार बंद और कपड़े पहन लिया हूँ तो शायद मुझ में उस डेमन से लड़ने की ताकत है। तभी हमारा एमसी गिर जाता है और देखता है तो एक चैन से गिरा हुआ होता है और उस चैन को पकड़ता है और कहता है कि क्या ये अंडरग्राउंड है, और उसे खींचने लगता है लेकिन वो खींच नहीं पाता है। बहुत देर के बाद खींचता है तो एक अंडरग्राउंड बेसमेंट उसको मिलता है। जैसे ही हमारा एमसी जाता है तो वहाँ एक घर होता है और वो कह रहा होता है कि मैं ये कहाँ हूँ, सिचुएशन अनक्लियर है, मुझे आगे की खोज करने से पहले लोहे की वेपन को पकड़ने के लिए वापस ऊपर जाना चाहिए। तभी हमारे एमसी को कुछ स्मेल आती है और कुत्ते तरह सूंघने लगता है और कहता है कि चलो फिर से कंफर्म करते हैं इसे सूंघते, और कहता है कि यह मिस्टेक नहीं है, ये उसी की सेंट है, मेरी लिटिल जूनियर सिस्टर की खुशबू है, उसके बॉडी की खुशबू बहुत मीठी है, यह उसका रूम होगा। और अंदर जाने लगता है और कह रहा होता है कि लिटिल जूनियर सिस्टर, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी ऑनर का सम्मान करने आया है। तभी आता है तो हमारा एमसी उसके बेडरूम में लेट जाता है और फिर कह रहा होता है ये सच में लिटिल जूनियर सिस्टर की ही रूम है। इस खाली जियांगिंग शहर में अब और पीछे हटने का कोई जरूरत नहीं है। और उसके तकियों को सूंघते हुए कह रहा होता है कि उसकी खुशबू इतने सालों के बाद भी उसमें जरा भी बदलाव नहीं आया है। तभी हमारा एमसी रिंग निकालता है और अभी कहता है कि स्पिरिट इन्फ्यूज्ड स्टोन ओपन हो जाओ। तभी वहाँ रिंग ऊपर आ जाता है और वहाँ से बहुत सारी बॉक्स रखी होती हैं। उन बॉक्स में देख के हमारा एमसी सुअर जैसे मुंह बना लेता है और कहता है कि मेरी लिटिल जूनियर सिस्टर की चीजें सुरक्षित रखी जानी चाहिए। बेशक, चलो देखे कि यहाँ क्या खजाना है। और सोचता है वो हमेशा मुझसे नंगे चेहरे के साथ लड़ती थी, फिर भी अंदर से वो अभी भी वही लड़की है जिसे सुंदर चीजें पसंद है। और हमारा एमसी सोच रहा होता है लिटिल जूनियर सिस्टर कहती है सीनियर ब्रदर गिफ्ट के
लिए आपका शुक्रिया, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। फिर हमारा एमसी उसको रख लेता है। फिर दूसरा बॉक्स खोलता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि दूसरे बॉक्स के अंदर क्या है। फिर हमारा एमसी जैसे उसको खोलता है तो उसमें एक ब्रा होती है और कहता है कि अरे रुको, क्या जूनियर सिस्टर सच में इस चीज में रुचि रखती थी? वाह, बहुत चौंकाने वाली बात है। ये वेस्टर्न रीजन से होना चाहिए। ऐसा अंडरगारमेंट भी है यहाँ पर। और हमारे एमसी के नोट से ब्लीडिंग होने लगती है और नोज की ब्लीडिंग रोकते हुए कहता है कि अगर लिटिल जूनियर सिस्टर जिंदा होती और मेरे सामने ये पहनती तो मैं, और इमेजिनेशन करने लगता है। लिटिल जूनियर सिस्टर कहती है, बिग ब्रदर क्या आप मुझे इसमें देखना पसंद करेंगे? मुझे घूरना बंद करो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तो हमारा एमसी कह रहा होता है कि इसे दूर रखो, इसके बारे में अब और नहीं सोचते। और हमारा एमसी उसके सारी चीजों को रख लेता है और कहता है, पहले तो बॉक्सों ने तो मेरी जान ही ले ली थी, अगर मैं तीसरा खोलूंगा तो क्या मैं वहीं मर जाऊंगा? लेकिन ये तो लॉक्ड है, ये जूनियर सिस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट खजाना होना चाहिए। और सोचने लगता है शायद ये कुछ खिलौने हैं जिनके बारे में केवल बड़े लोग ही जानते हैं। फिर हमारा एमसी उसको खोलता और कहता है कि क्या हो सकता है। जैसे ही खोलता तो हमारा एमसी कुछ देखता और कहता है कि पुराने कपड़े और कुछ एनिमल टॉय, और कहता है मुझे ये आउटफिट याद है, वो लड़की भी ना। फिर हमें बहुत समय पहले का सीन दिखाया जाता है। लिटिल जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि बिग ब्रदर मैं हार नहीं मानूंगी, यहाँ वापस आ जाओ। तो हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहती हो तो जूनियर डिसाइपल्स को खोजो, मेरी स्वॉर्डमैनशिप तुम्हारी तुलना में कहीं बेहतर है और ये समय की बर्बादी है। जूनियर सिस्टर मुंह फुला लेती है और कहती है कि बिग ब्रदर आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? और अपने मन में कहती है मुझे एक आइडिया आया है। और फिर वो गिरने का नाटक करती है। तो हमारा एमसी आता और कहता है, जूनियर सिस्टर क्या तुम ठीक हो? ये बोलता ही हमारे एमसी को गले लगा लेती है और कहती है कि लगता है बिग ब्रदर आखिरकार तुम मेरी परवाह करते हो। दूसरी तरफ उसके बड़े बड़े संतरे हमारे एमसी के बॉडी से टच हो रहे होते हैं। हमारा एमसी कहता है कि जूनियर सिस्टर, तो जूनियर सिस्टर कहती है कि मुझे परवाह नहीं, तुम्हें आज मेरे साथ मुकाबला करना ही होगा, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं उठूंगी। तुम्हारा एमसी कहता है कि जूनियर सिस्टर तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर मास्टर देख लेंगे तो वो फिर से गुस्सा हो जाएंगे। जूनियर सिस्टर कहती है कि तो फिर जल्दी करो और मेरे साथ मुकाबला करो बिग ब्रदर। और ये सब बातें चल ही रही होती है और उन दोनों का पैर आपस में टकराता है जिससे हमारा एमसी उसके ऊपर गिर जाता है। तो जूनियर सिस्टर फरमा के कहती है कि बिग ब्रदर तुम, तभी हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी ने उसके संतरे को दबा देता है। और जूनियर सिस्टर कहती है कि तुम मेरे ऊपर लेट कर क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने उसके जानबूझकर फिर से दबा देता है जिससे उसको ऑर्गेज़म आ जाता है और एक जोरदार हमारे एमसी को चाटा मारती है और कहती है कि बिग ब्रदर तुम बहुत बुरे आदमी हो, अभी मेरे ऊपर से हट जाओ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी कह रहा होता है कि ये वो आउटफिट है जो वो तलवार प्रैक्टिस के दौरान पहना करती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने ये सब इतने समय तक अपने पास रखा है। मुझे याद है मैं खुद को रोक नहीं सका, उस समय मैंने उसकी दबा दी, बदले में उसने मुझे जो थप्पड़ मारा था वो मुझे आज भी याद है। उसने इतने सालों तक ये आउटफिट पहनी रही। फिर हमारा एमसी उसका आउटफिट को सूंघने लगता है और कहता है कि लेकिन उसके कुछ ही वर्षों के बाद मास्टर ने मुझे सेट से निकाल दिया। हालांकि मैं जूनियर सिस्टर को कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद हमने कभी भी एक साथ तलवारबाजी का प्रैक्टिस नहीं किया। अंतिम वॉर के दौरान उनकी तलवारबाजी इनक्रेडिबल थी। इतने वर्षों तक उसने किसके साथ प्रैक्टिस किया? और फिर सैड हो जाता और कहता है कि समय कितना बदल गया है। फिर हमारा एमसी उसका अंडरगारमेंट उठाता है और कहता है कि लिटिल जूनियर सिस्टर के अंडरगारमेंट कितने बड़े हैं, शायद उसकी इम्प्रेसिव फिगर के कारण। अगर मैंने डेमोनिक आर्ट का अभ्यास नहीं किया होता, अगर मैं सेक्ट में ही रहता, मैं अब तक निश्चित रूप से उसका दाव पार्टनर बन चुका होता। ये अंडरगारमेंट्स केवल मेरी आंखों के लिए पहने गए होंगे। और हमारा एमसी सोचने लगता है और जब उसने मेरे बच्चों का जन्म दिया तो ये और भी ज्यादा हो गया। और हमारा एमसी सोच रहा होता है मैं उसे ऐसे लिटाऊंगा, फिर मैं उसके संतरे के जूस को पीऊंगा और वो कहेगी बिग ब्रदर नहीं, ये हमारे बच्चों के लिए है। और मैं कहूंगा ये कितना डिलीशियस था। अगर ये तब नहीं हुआ, लेकिन ये वर्ल्ड को इकट्ठा करने के बाद होना चाहिए था। ये मेरी प्लानिंग थी, लेकिन उस डेमन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। भूल जाओ इसे। अगर मैं कभी उस डेमन को पकड़ लूं तो मैं उसे 10 गुना कीमत दूंगा। चलो छोड़ो इस बात को। रोते हुए कहता है कि मैं ये सारी चीजें सुरक्षित रखूंगा, भले ही मुझे लिटिल जूनियर सिस्टर कभी ना मिले। ये मेरी जवानी की अनमोल यादें हैं। फिर हमारा एमसी वो रेत वाली घड़ी उठा लेता है और कहता है कि यह भी यूज में हो सकता है, बेहतर होगा कि मैं इसे भी ले लूं। फिर हमारा एमसी उसके सारे रूम को चेक करने लगता है और फिर कहता है ये हर चीज के बारे में होना चाहिए था। फिर कुछ नीचे देखता है और कहता है कि अफसोस की बात है कि मैं इन महल की ईंटों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। तभी वो एक ईंट को हटाता है और कहता है क्या ये नीचे से खोखला है? अभी वहाँ हाथ डालता है और कहता है कि वहाँ नीचे क्या हो सकता है। वहाँ से जैसे कुछ निकालता है तो वहाँ एक किताब होती है और हमारा एमसी कहता है कि एक किताब, मुझे ठीक से देखने दो कि लिटिल जूनियर सिस्टर ने मेरे बारे में क्या लिखा है। और लिटिल जूनियर सिस्टर कह रही होती है मैं उस दिन छाता क्यों नहीं लाई, सेट में मेरे पहले दिन भीगना बहुत शर्मनाक होता है। तभी हमारा एमसी
एमसी छाता लेके आ जाता है और कह रहा होता है उससे, मैंने सोचा था कि तुम आओगी और क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी मैं तुम्हें लेने आया था। तो लिटिल जूनियर सिस्टर कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिग ब्रदर रैंक सीओ यान होंगे है ना। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। ये सही है, मैं रैंक सीओ यान हूँ। फिर हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि फेमस सीनियर ब्रदर रैंक सीओ यान इतने जेंटल और अप्रोचेबल होंगे। मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो बारिश में भीग रहा हो, फिर भी किसी तरह मीठी और तैरता हुआ। हमारा एमसी फिर से सुअर जैसा मुंह बना लेता और कहता है कि कौन जानता था कि लिटिल जूनियर सिस्टर ऐसी पोइट्री थी, लेकिन रुको, ये मेरी सामान्य शैली से बिल्कुल अलग है। मैं इतना काइंड हार्ट वाला नहीं था, तब ये हो सकता है। अब मुझे याद आया, सच्चाई ये था कि अदर भाइयों ने कहा था कि एक अति सुंदर लड़की सेक्ट में शामिल हो रही है। तो मैंने एक छाता पकड़ा और सबसे पहले वहाँ पहुँचा ताकि उस सुंदरता को पहली बार देख सकूं। ये डायरी बहुत मोटी है, मुझे पता नहीं था कि लिटिल जूनियर सिस्टर के मन में मेरे बारे में इतने सारे विचार होंगे। मुझे इसे संभाल कर रखना चाहिए, हर रात सोने से पहले इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब से मैं इसी तरह जीऊंगा। तभी वो पेज पलटता और कहता है कि ये पेज रेड क्यों है, मुझे देखने दो। जैसे ही देखता है तो हमारे यहाँ फिर सुअर जैसा मुंह बना लेता है और लिटिल जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि ये तब की बात है जब बिग ब्रदर ने पहली बार मेरी छाती को छुआ। उन्होंने मेरे संतरों के बड़े होने की तारीफ भी की। उसने मेरा 3 बार दबाया और अंत में मुझे चुटकी भी काटी। इससे मुझे थोड़ा दर्द भी हुआ, लेकिन हर रात मेरी सपनों में मुझे बड़े भाई का चेहरा दिखाई देता रहता है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने इस डबिंग में मेरी हेल्प की है उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना जरूर से। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और उनके रिसेंट वीडियो में कमेंट कर देना, नोवेल एक्सप्लेन की तरफ से आए हैं। नाक मत कटाना और कमेंट करके जरूर आना। तो गाइस, हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आराम से उस डायरी को पढ़ते हुए कहता है, रुको, ये मेरी लिटिल जूनियर सिस्टर की यादों से अलग क्यों लगता है? क्या जूनियर सिस्टर हमेशा ऐसे ही थी? और हमारे एमसी के पीछे एक मॉन्स्टर होता है। तभी हमारा एमसी भी नोटिस कर लेता है और अपने वेपन उठा लेता है और कहता है, एक लिविंग मॉन्स्टर, आखिरकार मैं अकेला नहीं हूँ। और हमारे एमसी पे वो अटैक कर देता है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि बकवास, मेरी कल्टीवेशन के लेवल वापस नहीं, फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट स्टेज पर आ गया है। उस डेमन की आभा मैं अपने करंट सिचुएशन में इसे हल्के में नहीं ले सकता। तभी हम देखते हैं कि वही रैबिट होता है। हमारा एमसी ये भी देखता है और चौंक जाता है और कहता है, ये वही रैबिट है जो डेमन की वाइट लाइट से मारा गया था। ये अभी भी जिंदा है और वापस आ गया। और हमारे एमसी पे अटैक करता है, लेकिन हमारे एमसी को कुछ नहीं होता है। फिर हमारे एमसी को मारता है, लेकिन हमारे एमसी को फिर भी कुछ नहीं होता है। और हमारा एमसी अपने वेपन से एक जोरदार मारता है जिससे वो वही नॉकआउट हो जाता है। और हमारा एमसी कहता है कि हालांकि ईमानदारी से कहूँ तो ये बहुत कमजोर है। और हमारा एमसी कान से पकड़ता है और कहता है, वो व्हाइट लाइट से मारे जाने के बाद खरगोश में परिवर्तन हो गया। ऐसा लगता है कि इसके द्वारा शिकार की गई कोई भी चीज मर सकती है और डेमन के रूप में वापस आ सकती है। ये सच में परेशान करने वाला बन सकता है। ये सफेद से काला हो गया, क्या ये चीज अब भी खाई जा सकती है? कोई बात नहीं, अगर मैं इसे अच्छी तरह पकाऊं तो ये ठीक रहेगा। मेडिकल बुक्स हमेशा कहती हैं कि हाई हीट कीटाणुओं को मारता है। फिर हमारा एमसी आग जलाता है और उसको भूंजने लगता है और कहता है कि लिटिल जूनियर सिस्टर शायद डाइटिंग कर रही होगी। उसके बड़े से सोने के क्वार्टर में फूड का एक भी निवाला नहीं है। मेरी कल्टीवेशन पिछड़ गई है, अब मैं बिना खाए नहीं रह सकता। फिर हमारा एमसी उसको खाने लगता है और कह रहा होता है कि बुरा नहीं है, ये मीट का टुकड़ा काफी टफ है। फिर हमारा एमसी उसके बेडरूम पे बेड पे लेट जाता है और उसके डायरी को पढ़ते हुए कहता है, चलो देखे कि लिटिल जूनियर सिस्टर ने यहाँ क्या लिखा है। और लिखा हुआ होता है, बड़े भाई रैंक सीओ यान के इतने फेमस होने के कारण उनकी इनक्रेडिबल टैलेंट है। सेट में शामिल होने से पहले भी वो लाइफ बचाने के लिए अपनी जमजात क्षमताओं का यूज कर रहे थे। शामिल होने के बाद उनकी कल्टीवेशन तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन सेक्ट से कुछ धनी और पावरफुल डिसाइपल उसे प्रे करते थे। उन्होंने उसे धमकाया, अपमानित किया और यहाँ तक कि उसे चोट भी पहुंचाई। मास्टर हमेशा बियाज्ड थे, जब भी कुछ होता था तो वो हमेशा बड़े भाई रैंक सीओ यान को दोषी ठहराते थे। कभी कभी मैं यही सोचती थी कि क्या मास्टर उनसे भी हेट करते थे। बाद में बड़े भाई ने एक बुरे पर्सन की हत्या कर दी। वो पर्सन पावरफुल और प्रभावशाली था और उसके फैमिली ने सेक्ट से मांग की वे बड़े भाई को सौंप दे और इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाएं। इस प्रकार से उसे सेक्ट से निकाल दिया गया। इसलिए जब वो डेमन रास्ते पर चला गया तो मुझे समझ आ गया, मैंने उसे दोष नहीं किया। और हमारा एमसी ये सब पढ़ के अपने मन में कहता है कि लिटिल जूनियर सिस्टर, मैं हमेशा सोचता था कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैंने सेक्ट को क्यों छोड़ा? ये वो रीजन नहीं था जो तुम सोच रही थी। इसे भूल जाओ, अब इस विषय पर बात करने की कोई मतलब नहीं है। तो तुमने मुझे दोषी नहीं ठहराया। जूनियर सिस्टर, अब तुम बड़े भाई जितने ही स्ट्रॉन्ग हो गई हो, मुझे ट्रस्ट है कि तुम अभी भी कहीं जिंदा हो, बस कहीं छुपी हुई हो। मैं तुम्हें अभी तक नहीं ढूंढ पाया हूँ। सीनियर ब्रदर तुमको ढूंढ लेगा, ठीक है? फिर हमारा एमसी सो जाता है। फिर हमारे एमसी के धीमे धीमे आंखें खुलती है और उसके सामने कोई होता है। वो कोई कह रहा होता है कि सीनियर
ब्रदर। अभी हम देखते हैं कि जूनियर सिस्टर ब्रा पहन के लेटी हुई होती है और वो कह रही होती है, सीनियर ब्रदर तुम फाइनली जाग गए। ये देख के तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है और हमारे एमसी को पकड़ लेती है। हमारे एमसी से वो कहती है, बिग ब्रदर प्लीज मुझे किस करो। हमारा एमसी भी शर्माने लगता है। लिटिल जूनियर सिस्टर कहती है कि तुम किस बात से हिचकिचा रहे हो। फिर हमारा एमसी उसके साथ लगा पड़ा हुआ होता है और लिटिल जूनियर सिस्टर कहती है कि बड़े भाई तुम बहुत टफ हो। फिर से हमारा एमसी लग जाता है और हमारे एमसी के ऊपर लेटी हुई होती है जूनियर सिस्टर और कहती है कि सीनियर ब्रदर को मेरा ये वर्जन पसंद आया। जूनियर सिस्टर सबसे सुंदर है। अगर आप मुझे इतना पसंद करते हो सीनियर ब्रदर तो आप मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें ढूंढने में बड़े भाई को इतनी मेहनत करनी पड़ी तो वो ना तो खाएगा और ना ही सोएगा। और अपने मन में कह रहा होता है कि तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम यहाँ नहीं हो, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई बात नहीं। हमारा एमसी उससे कहता है कि एक मोमेंट पहले मैंने तुम्हें इना पे चुम्मा नहीं दिया। तो लिटिल जूनियर सिस्टर कहती है कि ऐसा मत करो और उसके कान में कहती है, अगर तुम मुझे ढूंढ लो तो मैं तुम्हें नहीं। तो हमारा एमसी उसको पकड़ के गिरा देता है और कहता है कि ठीक है मैं अभी तुम्हें पकड़ रहा हूँ और चुम्मा चाटी करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बस सपना देख रहा होता है और उसके राल टपक रहे होते हैं और हमारा एमसी कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर मुझे किस करने दो। फिर हमारा एमसी उठ जाता है और कहता है कि क्या बकवास है और उस पिलो को फेंक देता है और अपने पैंट में देखता है तो वो गीला कर दिया होता है और कह रहा होता है कि कितना शर्मनाक है ये, तुम्हें एक वर्चुअल पर्सन माना जाता है, तुम सपने में भी अपनी छोटी सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे क्या हो गया है। फिर हमारा एमसी बाहर आ जाता है और जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है, मैंने पूरा सिटी छान मारा लेकिन मुझे अभी भी वो बिना पैर वाला केकड़ा नहीं मिला जो सफेद लाइट रे छोड़ता है। शायद मैं गलत था, शायद ये यहाँ तक नहीं आया, लेकिन ये सब व्यर्थ नहीं था। रंग सियोयान ने फाइनली ध्यान इकट्ठा किया। हमारी आखिरी फाइट से पहले ही उसकी लिटिल जूनियर सिस्टर अपनी आधी संभावित पावर तक पहुंच चुकी थी। वह अजीब सपना था। ये हॉल में मौजूद उसकी आत्मा से प्रभावित हुआ होगा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बेशरम हूँ, बिल्कुल नहीं। तो अगर ऐसा है तो मेरी लिटिल जूनियर सिस्टर शायद अभी भी जिंदा हो। उसे जरूर किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा होगा जिसके कारण उसे अपनी आत्मा और सपनों के जरिए मुझ तक पहुंचना पड़ा। अगर ये सच है तो मैं उसे अब और इंतजार करते हुए नहीं छोड़ सकता। डिवाइन पनिशमेंट मेरी अचानक जागृति, डेमन सेक्ट और ह्यूमैनिटी दोनों का लुप्त होना और उसकी आत्मा का बने रहना, ये डेफिनेटली उस उड़ने वाले डेमन से जुड़ा हुआ है। ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है मुझे उसे खोजना होगा, लेकिन इसे खोजने के लिए मुझे बिजली की गति से आगे बढ़ना होगा, जमीन और आसमान में उड़ते हुए। अगर मेरे पास अभी भी मेरी पिछली आधी पावर भी होती तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जिसे मैं न खोज पाता। रंग शियोयान, तुम डेमन लॉर्ड हो, अपने आप पर काबू रखो, भले ही तुम्हारे पास अभी आधी ताकत ही क्यों न हो। तभी हमारा एमसी कहता है कि रुको, मुझे मिल गया, मैं बिसाटियन वापस जा सकता हूँ। बिसाटियन मेरा हेडक्वार्टर्स है, वहाँ क्या नहीं है। इसके अलावा वहाँ वो खजाना है जिसे मैं खुद ही खोदा है। अगर मैं इसे मौजूद सभी चीजों का यूज करूँ तो मैं अपनी कम से कम 40% पावर प्राप्त कर सकता हूँ। दुनिया में इतनी केओस और मेरा विरोध करने वाला कोई नायक नहीं है। अगर मैं अपनी पावर वापस पाने वाला पहला पर्सन हूँ तब तक दुनिया एक बार फिर मेरे लिए खिलौना बन जाएगी। चाहे किसी को ढूंढना हो या किसी डायमंड को हराना हो, मैं अमर हो जाऊंगा। रैंक शियोयान, तुम सच में डेमन लॉर्ड होने के योग्य हो। ग्रेट बिसाटियन ज्यादा दूर नहीं है, 4000 किलोमीटर दूर है, बस एक नॉर्मल वॉक, लगभग 300 से 500 दिन। अगर लिटिल जूनियर सिस्टर अभी भी जिंदा है तो भी जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा उसकी कब्र पर घास 1 फुट उड़ चुकी होंगी। बहुत दूर की बात है और मुझे इस सापेत सूरज से निपटना है। फिर हमारा एमसी ऐसे जा ही रहा होता है और थक गया होता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। उस समय डेमन सेक्ट के बुजुर्ग की सलाह अनसुनी हो गई थी और मैंने उसकी बातों को अनसुनी के साथ खारिज कर दिया। पुरानी बातों की अब उपेक्षा करो और परिणाम भुगतो, सच में। और हमारा एमसी सोच रहा होता है, एल्डर कह रहा होता है कि डेमन लॉर्ड, अगर आपके पास डेमी गॉड का बॉडी है फिर भी आप सच में डेमी गॉड नहीं है। अकेले कल्टीवेशन के माध्यम से टूटना पर्याप्त नहीं है, आपको इस खोल को पूरी तरह से शांत करने के लिए अपने बॉडी को भी मजबूत बनाना होगा। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि एल्डर, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इस दुनिया में मुझे अपने बॉडी पर भरोसा करने की क्या जरूरत है। तो वो बोलता है कि लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने किसी डेमन को कैद किया होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि सपने को दुखद आंसू है, दिल टूटने का खून है, गिरा हुआ पंखों वाला डेमन है। और वो एल्डर कह रहा होता है, ये डेमन पक्षी और हिंसक है, मनुष्यों का शिकार करती है, बिजली की तरह तेज है और इच्छाओं को जगाने और दिलों को भ्रष्ट करने में माहिर है। इससे निपटना बहुत मुश्किल है। ऐसे इल्यूजन प्राणी को क्यों छोड़ा जाए मास्टर। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस का समय है, पिंजरा खोलो। तो एल्डर कहता है कि डेमन लॉर्ड, बी केयरफुल,
केयरफुल, ये डेमन कोई नॉर्मल दुश्मन नहीं है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि है निकम्मे प्राणी, क्या तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम इतने करीब आने से डर रहे हो। तो हमारे एमसी पे वो अटैक कर देता है और हमारा एमसी अपने हाथों से पावर रिलीज करता है और कहता है कि ब्रेक फॉर्मेशन। तभी वो देखता है और कहता है कि रुको, क्या तुम अभी भी आजाद होने की कोशिश कर रही हो। और हमारा एमसी अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे उसके बॉडी से खून निकलने लगता है और अपनी मुट्ठी को बंद करता है और कहता है कि अपनी ताकत को मापो। और हमारा एमसी उसको वहीं जान से मार डालता है। तो हमारा एमसी एल्डर से कहता है कि एल्डर, क्या आप अभी भी सोचते हैं कि मुझे अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रेंड करने की जरूरत है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी कहता है कि हाँ जरूरत तो है। एक बार जब मैं बिसाटियन पहुंच जाऊंगा तो मैं कठिन ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा। न केवल मैं अपनी कल्टीवेशन को प्राप्त करूंगा बल्कि और मैं इस बॉडी को भी एक इमोर्टल बनाऊंगा। इस तरह लिटिल जूनियर सिस्टर निश्चित रूप से मुझे और भी ज्यादा पसंद करेगी। सूरज को देखो, मैं 3 घंटों से चल रहा हूँ। साला मैं 3 घंटों से चल रहा हूँ, लेकिन पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है। जब तक मैं कभी हार नहीं मानूंगा और चलता रहूंगा सफलता के आगे। डेमन लॉर्ड की इच्छा शक्ति और डिटर्मिनेशन को देखो। और हमारा एमसी वहीं सो जाता है। तभी हमें एक रेड आई को दिखाया जाता है और हमारा एमसी सो रहा होता है और कहता है कि जूनियर सिस्टर ऐसा मत करो, मुझे किस मत करो। जूनियर सिस्टर कहती है कि बड़े भाई, जब आप भरे हुए और गर्म होते हैं तो आप इच्छाओं के बारे में सोचते हैं। खाली पेट आप में हमारे भाई बहन के रिश्ते को गहरा करने की एनर्जी कैसे हो सकती है। हमारे एमसी उससे कहता है, लिटिल जूनियर सिस्टर आपकी बात सही है। बड़ा भाई इतना भूखा है कि मेरी छाती मेरी पीठ से चिपक गई है। क्या आप इसे महसूस करना चाहती हो। और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी तभी उठ जाता है, अपनी वेपन से उसके अटैक को रोक देता है और कहता है तुम छोटे मॉन्स्टर, मुझ पर घात लगाने की कोशिश कर रहे हो। और तभी वो मॉन्स्टर हमारे एमसी को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। हमारा एमसी ये देख के कहता है ये सच में लाइटनिंग मैजिक का यूज करना जानती है। फिर हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड को उतार देता है और कहता है जब मैंने अपनी फाउंडेशन बनाना भी शुरू नहीं किया था, मैंने पहले भी लाइटनिंग यूजर को हराने के लिए इस चाल का यूज किया है। हमारा एमसी अपने वेपन को उस कपड़े से उठाने के लिए चला जाता है और पीछे से वो मॉन्स्टर हमारे एमसी पे अटैक करता है कि हमारा एमसी उसके चेहरे पे एक जोरदार किक मारता है और हमें दिखाया जाता है कि वो 2 लोग होते हैं और हमारा एमसी उसके पिछवाड़े पे वो वेपन घुसेड़ को उसको वहीं जान से मार डालता है। और ये देख के दूसरा मॉन्स्टर स्क्विक करते हुए कह रहा होता है कि एक चूहा मार सकता है लेकिन ये अपमानित नहीं होगा, मैं अंत तक तुमसे लड़ूंगा। हमारा एमसी उससे कहता है कि अब मैं पागल हो रहा हूँ। हमारा एमसी अपना वेपन फेंक के उसके सीधा मुंह से आर पार कर देता है जिससे वो भी वहीं मर जाता है। और हमारा एमसी कहता है कि ये वर्ल्ड अभी भी मुझ जैसे की संभालने के लिए बहुत कमजोर है और उसके पास जाता है और कहता है कि भूल जाओ, मैंने अभी भी जो कहा कि तुम भोजन हो, तुम बहुत बदसूरत हो। मैं एक डिग्निफाइड डेमन लॉर्ड हूँ, जोर से चिल्लाने के लिए। ये सही है, मैंने कभी चूहा नहीं खाया है, भले ही एक चूहा बेहतर स्वाद वाला हो, उसका मांस ज्यादा कोमल हो, लेकिन ये सिर्फ अनडिग्निफाई है। मैं ग्रेट डेमन लॉर्ड हूँ। फिर हमारा एमसी उन दोनों का पूंछ पकड़ के उसको घसीट के ले जाने लगता है और उन दोनों को काट के एक कढ़ाई में चढ़ा देता है और बना लेता है खाना और डेविल तरह उसको खाने लगता है और खुश होते हुए कहता है मैंने फ्यूचर में जीवित बचे लोगों के लिए पहले इसका परीक्षण कर लिया है। इसमें कोई जहर तो नहीं है, इसमें कोई जहर नहीं पाया गया, यह खाने के लिए सुरक्षित है। मैं इसे अपने स्पेशियल रिंग में रखूंगा ताकि जो भी जिंदा बच गए हैं उसके लिए राशन उपलब्ध कर सकूं। रोते हुए हमारा एमसी कहता है कि डिग्निटी, मुझे अभी भी मेरी डिग्निटी मिली हुई है। फिर हमारा एमसी खा पी के एकदम मोटा होकर लेट जाता है और कहता है स्ट्रेंज, इस चूहे का मांस डिलीशियस था। ऐसा लगता है कि जैसे हेवन से कोई उपहार मिला हो। हर निवाला तुमको और ज्यादा खाने की इच्छा जगाता है और शायद मैं भूखा भी हूँ। इस दुर्लभ कमजोर बॉडी को धिक्कार है। फिर खुश हो जाता है और कहता है कि बस अब जब मेरा पेट भर गया तो चलने का समय आ गया है। मैं फिर से ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ, मुझे और ज्यादा खाना जुटाने की जरूरत है। अभी हमारा एमसी कुछ देखता है और कहता है कि वेल्थ विलेज, और अपनी रिंग निकालता है और कहता है कि एक वेल्थ विलेज एकदम सही लगता है और अपनी स्पेस रिंग निकाल लेता है। कपड़े को देखता है, वो फटा हुआ होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम अभी भी ये फटी हुई पैंट पहने हुए हो, बहुत अमीर हो है ना। फिर हमारा एमसी एक नाइफ को देखता है और कहता है कि ये नाइफ, और उसको अपने पास बुला लेता है और उसको लेके खुश हो जाता है और उसको चलाने लगता है और कहता है भोजन करने से सच में तुमको पावर मिलती है। तभी हमारा एमसी एक बोतल को देखता है और कहता है कि ये क्या है और उसको हिलाने लगता है और कहता है कि अंदर कुछ तो है। तभी उसको बाहर निकालता है और कहता है कि ये क्या हो सकता है, कोई इलेक्सर। जैसे ही देखता है तो चौंक जाता है और कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो एक मरा हुआ कॉकरोच है। फिर हमारा एमसी उस विलेज से निकल जाता है और कहता है कि ये वेल्थ विलेज बहुत करीब है। 1 मिनट रुको, वेल्थ विलेज नाम इतना सुना हुआ क्यों लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ याद आने लगा है। फिर हमें बहुत समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी और उसके आर्मी खड़े हुए होते हैं और सामने कुछ लोग होते हैं। हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि मैंने उनसे कहा कि मुझे जियांगनिंग सिटी से होकर गुजरना है, एक तरफ हट जाओ। तो सामने से लोग कहते हैं कभी नहीं, जियांगनिंग सिटी के लॉर्ड ने एक बार हमारे वेल्थ विलेज की मदद की थी
अगर तुम गुजरना चाहते हो तो तुमको हमारी लाशों पर चलना होगा। तो हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि तुम्हारी लाशें क्यों चाहिए, लोगों को ये कह देना कि मैं कमजोरों को परेशान करता हूँ, बोरिंग है। फिर अपना एक चुटकी बजाता, सामने वाले कह रहे होते हैं तुम क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो, अगर तुमने एक कदम और क्लोज आने की हिम्मत की डेमन लॉर्ड हम मौत तक लड़ेंगे। फिर तो हमारा एमसी उन लोग से कहता है फाइट, वो भी अंत तक, ये कितना रेडिकुलस है। और हमारा एमसी अपने मॉन्स्टर से बोलता है इस गांव को साफ कर दो, सब कुछ ले लो, सब लूट लो, सब ले जाओ, सब चुरा लो, जो भी चीज तुम उठा नहीं सकते उसे तोड़ दो या जला दो, एक बाल भी नहीं बचना चाहिए, लेकिन किसी की जान मत लेना, मैं उन्हें ये इच्छा करने पर मजबूर कर दूंगा कि वो मर जाएं। फिर हमारे एमसी के सारे डेमन अटैक करने लगते हैं और सभी लोग को एक एक करके मारने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद सभी को मारने के बाद हमारा एमसी कहता है कि चलो देखें तुम अब कितने वेल्थ हो गए, चलो आ जाओ। और अपनी उंगली उठाते हुए डेविल हंसी देता है और कहता है कोई गांव का नाम वेल्थ विलेज कैसे दे सकता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी कहता है कि नकली वेल्थ विलेज, अपने खुद को पतन का अपराधी, और गुस्से में अपने पैर को मारते हुए कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ा बहुत भंडार बचा लेता, मुझे इतना इम्पल्सिव होने पर अफसोस है, तो चलो छोड़ो, भूल जाओ इसे। और हमारा एमसी एक घर को देखता है और कहता है कि ये कोर्ट यार्ड काफी अच्छा लग रहा है, मैं आज रात यहीं सो कर गुजारूंगा, कल मैं जल्दी निकल जाऊंगा। फिर हमारा एमसी वहीं सो जाता है और कहता है कि इस पर विचार करने पर उस व्हाइट लाइट की लिमिटेड रेंज रही होगी, जियानिंग सिटी से दूर बसी हुई गांव बेहतर संरक्षित प्रतीत होते हैं। मेरा डिस्टेंट डिजर्ट होम जो 10,000 मील दूर है शायद अभी भी अछूत रह गया है, मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा। लेकिन व्हाइट लाइट ने जानवरों में परिवर्तन क्यों किया, फिर भी सभी लोगों को गायब क्यों कर दिया, क्या ये जानबूझकर ह्यूमन को निशाना बना रहा था, अदरवाइज बाकी सब कुछ घटना के बाद ही पकड़ा गया। ह्यूमन और बाकी सब चीजों के बीच क्या अंतर है। और सुअर जैसे मुंह बनाते हुए कहता है कि व्हाइट रोशनी के संपर्क में आने के बाद मांस ज्यादा कोमल और स्वादिष्ट हो जाता है, क्या इसके लिए नष्ट हो जाना वर्थ है। और हमारा एमसी वहीं सो जाता है।